हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता। क्वेश्चनायर क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट से अगर हम क्वेश्चंस पूछते हैं या उसके लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से हम अपने आप को कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं तो उसे हम लोग क्वेश्चनायर कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम एक सेट ऑफ क्वेश्चन हम तैयार किए और रिस्पोंडेंट को दे दिए, रिस्पोंडेंट से उसका रिप्लाई मांगते हैं तो उसे हम लोग क्वेश्चनायर कहते हैं। क्वेश्चनायर के कई प्रकार हैं। पहला है क्लोज इंडेड क्वेश्चनायर, दूसरा ओपन इंडेड क्वेश्चनायर, तीसरा है कंबाइंड क्वेश्चनायर। क्लोज इंडेड क्वेश्चनायर मतलब क्वेश्चंस हैव फिक्स आंसर्स। दूसरा कहता है इजी टू आंसर एंड एनालाइज करने में और आंसर करने में भी इजी होता है। एग्जाम्पल यस या नो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चनायर को हम लोग क्लोज इंडेड क्वेश्चनायर कहेंगे। ओपन इंडेड क्वेश्चनायर जब रिस्पोंडेंट अपने वर्ड में आंसर करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन को देता है तथा फ्लेक्सिबल इन नेचर के वाइज वो फ्लेक्सिबल होता है, तो उसे हम लोग ओपन इंडेड क्वेश्चनायर के अंतर्गत रखेंगे। कंबाइंड क्वेश्चनायर मतलब जब दोनों क्वेश्चनायर को जोड़ दिया जाए, मिला करके पूछा जाए, तो वैसे क्वेश्चनायर को कंबाइंड क्वेश्चनायर कहेंगे। मतलब क्लोज में कहता है कि आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर सीधा सीधी यस या नो या मल्टीपल चॉइस में दिया जाएगा, लेकिन इसमें रिस्पोंडेंट कुछ शब्दों में उसको लिखेगा। और जब कंबाइंड की बात आएगा तो ओपन मतलब यस यू नो और प्लस कुछ वर्ड में लिखने के बात आए तो उसे हम कंबाइंड क्वेश्चनायर कहेंगे। अब हम लोग सैम्पलिंग के बारे में समझते हैं। सैम्पलिंग होता क्या है? सैम्पलिंग कहता है एक स्मॉल ग्रुप होता है चूजन फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च। मतलब रिसर्च में जो बड़ा पॉपुलेशन होता है उसमें हम अगर छोटे ग्रुप को चुनते हैं तो उसे सैम्पलिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि वो सेव टाइम और मनी को सेव करता है। मेक रिसर्च इजियर मतलब रिसर्च को आसान बनाता है। प्लस रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड द होल पॉपुलेशन। जो रिसर्च में रिजल्ट निकल के आता है वो रिप्रेजेंट करता है पूरे होल पॉपुलेशंस को। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इस सैम्पलिंग का इम्पोर्टेंस है कि वो टाइम और मनी दोनों को सेव करता है। मेक रिसर्च इजियर रिसर्च को आसान बनाता है और जो रिजल्ट आता है वो पूरी पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। सैम्पलिंग को एक एग्जांपल समझते हैं। इफ ए कॉलेज हैज 1000 स्टूडेंट, रिसर्चर मे स्टडी ओनली 100 स्टूडेंट एज ए सैंपल। अब हम लोग इस एग्जांपल से एक पॉपुलेशन देखेंगे, दूसरा सैंपल देखेंगे, तीसरा आपका इसका इम्पैक्ट देखेंगे। पॉपुलेशन हो गया होल ग्रुप ऑफ बीइंग स्टडी मतलब पूरा 1000 बच्चों का स्टडी। सैंपल मतलब हो गया ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी मतलब जो 100 हम लोग चुने थे वो वाला आपका सैंपल हो गया। इम्पैक्ट क्या हो गया कि गुड सैंपल गिवन एक्यूरेट रिजल्ट। जो गुड सैंपल दिया गया है वो गुड आपका रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा। प्लस रॉन्ग सैंपल मे क्रिएट द बायस एंड इनकरेक्ट कंक्लूजन। जो अगर रॉन्ग सैंपल लेते हैं तो हो सकता है गलत आपका कंक्लूजन निकल करके आए। अब हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स को देखने जा रहे हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरह का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब एवरी पर्सन को इक्वल चांस दिया जाता है सिलेक्शन के लिए, मतलब किसी पर्सनल बायस के आधार पे नहीं होता है, वो उसके लिए सबको इक्वल चांस दिया जाता है सिलेक्शन के लिए। टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 3 तरह का होता है। पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसमें सैम्पलिंग जो होता है वो डन रैंडमली किया जाता है। एग्जाम्पल लॉटरी मेथड से हम लोग किसी को भी 100 में से लॉटरी बेसिस से हम उठा लिए, किसी को वेट उतना नहीं दिया कि हम इसको उठाना उसको उठाना, लॉटरी बेसिस से हम किसी को भी उठा सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मतलब पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ए ग्रुप। जितना भी पॉपुलेशन है उसको हम एक ग्रुप में बांट देंगे और उस ग्रुप से हम एक एक करके उठा लेंगे। मान लीजिए अभी हम लोग 1000 का देखे थे, उसको हम लोग 1000 को 100 में बांट दिए और सारे 10 ग्रुप 100 का जो 10 ग्रुप हुआ उसमें से हम लोग 10-10 को उठा लिए, तो इसको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। तीसरा हमारा है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग मतलब वैसा सैम्पलिंग कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसको हम क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे, एरिया वाइज उसको डिवाइड कर देंगे और उस एरिया के आधार पे हम लोग उसको डेटा को हम लोग उठाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1000 हमारे पास स्टूडेंट था, हम एरिया बांट देंगे कि ग्रेजुएट स्टूडेंट को प्लस नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट को, तो उस एरिया के आधार पे हम लोग सैंपल से उठाएंगे तो उसको हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग कहेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग वैसे सैंपलिंग को कहते हैं जिसका जो बेस्ड होता है वो कन्वीनियंस या रिसर्च के चॉइस पे होता है,
तो वैसे सिलेक्शन को ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे। उसका अपना कन्वीनियंस के आधार पे उसको करता है या रिसर्चर के चॉइस के आधार पे होता है, तो उस तरह का सैम्पलिंग को हम लोग रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत रखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में कहता है रिसर्चर सेलेक्ट ईजिली अवेलेबल पीपल, वैसे पीपल को सेलेक्ट करता है जो ईजिली अवेलेबल हो जाए, उसमें रैंडम का जरूरत नहीं पड़ा, जो उसके सामने में आ गया वही उसका कन्वीनियंस सैम्पलिंग बन जाएगा। तीसरा सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो जजमेंट एंड पर्पोसिव सैम्पलिंग है। इसमें कहता है रिसर्चर सेलेक्ट द पीपल अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर नॉलेज एंड पर्पस ऑफ द स्टडी। इस सैम्पलिंग का जो विशेषता है वो सिलेक्शन बेस्ड ऑन द रिसर्चर जजमेंट, रिसर्चर के जजमेंट के आधार पर सिलेक्शन होता है। साथ ही यूजफुल वहाँ होता है जहाँ स्पेशल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। इसका कुछ लिमिटेशन है, ये पर्सनल बायस में होकर इसमें पर्सनल बायस भी हो सकता है। चौथा जो टेक्निक्स है वो कोटा सैम्पलिंग है, मतलब इसमें पॉपुलेशंस को डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा एक ग्रुप में या फिर फिक्स नंबर में या कोटा में, और सेलेक्ट किया जाएगा प्रत्येक कोटा से हम एक सैंपल उठा लिए। इस तरह के सैंपलिंग को हम लोग कोटा सैंपलिंग कहते हैं। कोटा सैंपलिंग का जो फीचर है वो इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और दूसरा कहता है फास्टर एंड लेस कॉस्टली, ये फास्टर होता है और कम खर्चीला होता है। एग्जाम्पल के रूप में सिलेक्शन ऑफ 50 मेल एंड 50 फीमेल स्टूडेंट फॉर ए सर्वे, लिमिटेशन सिलेक्शन में बी नॉट फुल्ली रैंडम। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मतलब वैसे सैंपल जिसमें सेलेक्ट किया था फ्रॉम द पीपल हु आर इजिली अवेलेबल एट दैट टाइम। इसका फीचर्स क्या होता है कि सैंपल एंड क्विक मेथड होता है और सेव टाइम एंड मनी होता है। इसका लिमिटेशन क्या होता है कि रिजल्ट में नॉट प्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट को ये प्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि ये इजीली आपका जो अवेलेबल हो गया उससे आपने सैम्पलिंग ले लिया, तो इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग वैसे सैम्पलिंग को कहते हैं जहाँ वन पार्टिसिपेंट हेल्प करता है रिसर्चर को फाइंड द अदर पार्टिसिपेंट, एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट को अगर मदद करता है तो उसे हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। जो विशेषता है वो यूजफुल फॉर द हार्ड टू फाइंड द ग्रुप एंड सैंपल साइज ग्रो द लाइक द स्नोबॉल। एग्जाम्पल के रूप में रिसर्च ऑन ड्रग एडिक्टेड एंड रैप द सोशल ग्रुप। अब हम लोग सैम्पलिंग एरर को समझते हैं। सैम्पलिंग एरर आर डिफरेंट बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द सैंपल एंड एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द होल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ 100 students are selected from the 1000 student, their opinion may not be exactly match all the 100 student and this difference is called the sampling error। मतलब जो 100 सैंपल हम लोग उठाए उससे ज़रूरी नहीं है कि पूरा हज़ारों स्टूडेंट जो हमारे पास 1000 स्टूडेंट जो हैं उनकी ओपिनियन को मैच करे, सबसे मैच नहीं करेगा, लेकिन एक जनरल परसेप्शन निकाला जा सकता। तो वैसे अगर डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग एरर है। अब हम लोग टाइप ऑफ सैम्पलिंग एरर को देखते हैं। पहला है रैंडम सैम्पलिंग एरर। दिस एरर हैपन बाय चांस बिकॉज ओनली ए स्मॉल सैंपल आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पीपल्स। फीचर्स क्या है, इसके विशेषता क्या है कि नेचर एंड अनअवॉइडेबल होता है, एंड दूसरा फीचर्स क्या है कि कैन बी रिड्यूस बाय द इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज को बढ़ा देंगे तो हमारा ये कम हो सकता है, घट सकता है। एग्जाम्पल के रूप में ए सर्वे ऑफ द 50 वोटर्स may give the slightly different result each time। Second error systematic sampling error है। This error occurs because of poor sampling methods and basis of the selection। दोनों, अगर basis of selection गलत हो या poor sampling method गलत होगा तो हमारा systematic sampling error उत्पन्न होगा। उसकी विशेषता क्या है, happens rapidly in one direction, एंड दूसरा विशेषता क्या है कि रिजल्ट बिकम इनएक्यूरेट, जो रिजल्ट आता है वो इनएक्यूरेट होता है। एग्जाम्पल के रूप में सर्वेइंग ओनली सिटी स्टूडेंट टू स्टडी ऑल स्टूडेंट ऑफ ए स्टेट। सर्वेइंग ओनली सिटी स्टूडेंट टू द स्टडी ऑल स्टूडेंट ऑफ ए स्टेट। अब हम लोग रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्मेट को देखते हैं। पहला होता है टाइटल पेज, दूसरा होता है एक्नॉलेजमेंट, कोर्स वर्क सर्टिफिकेट, प्लेगरिज्म रिपोर्ट, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शंस, फिर हम लोग कुछ चैप्टराइजेशन करते हैं, जैसे हम लोग थ्योरी, फ्रेमवर्क या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, रिव्यू लिटरेचर बनाते हैं, रिसर्च के डिज़ाइन दिखाते हैं, डेटा
एनालिसिस करते हैं, डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, जिसको चैप्टर थीसिस का मेन बॉडी यही होता है। साथ ही हम लोग रेफरेंसिंग करते हैं, बिब्लियोग्राफी दिखाते हैं, अपेंडिक्स लगाते हैं, प्लस हम लोग क्वेश्चनायर को भी अटैच करते हैं जो जिससे हम लोग डेटा को कलेक्ट किए हैं। लिस्ट ऑफ टेबल चार्ट फिगर्स को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जो सर्टिफिकेट्स हमारे पास होते हैं कॉन्फ्रेंस के, सेमिनार्स को, उसको अटैच किया जाता है, प्लस पब्लिकेशन और आर्टिकल्स को तथा फोटोग्राफी को। इन सभी को जब मिला दिया जाए तो वो एक रिसर्च रिपोर्ट थीसिस का फॉर्म बन जाता है। रिफरेंसिंग मीन्स गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर हुज आइडियाज, वर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन आर यूज इन द रिसर्च एंड राइटिंग। इंपॉर्टेंस क्या है रेफरेंसिंग का कि अवॉइड द प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म को हटाता है, कॉपीराइट को हटाता है। मेक रिसर्च ट्रस्ट वर्थली, मतलब रिसर्च को सत्य बनाता है, प्लस हेल्प द रीडर फाइंड द ओरिजिनल रिसोर्स। जो रीडर होते हैं उनको ओरिजिनल रिसोर्स फाइंड करने में आसान होता है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, इफ़ यू यूज ए बुक एंड वेबसाइट इन योर असाइनमेंट यू शुड मेंशन इट्स डिटेल इन रेफरेंस। अगर आप अपने असाइनमेंट में किसी बुक को यूज़ किए, किसी वेबसाइट को यूज़ किए हैं तो उसका रेफरेंस आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। जैसे कि मैं ये नोट्स तैयार किया हूँ तो वो KVS मदान जी का बुक, साथ ही ChatGPT और गूगल के माध्यम से किया हूँ। तो इस सभी को अगर हम सोर्स के रूप में अपने नोट्स के नीचे दिखाता हूँ तो मेरा वो कहलाएगा रेफरेंसिंग। मतलब आप जो डेटा लिए हैं उसका सोर्स क्या है, उस चीज़ को दिखाना ही रेफरेंसिंग कहलाता है। रेफरेंसिंग के कई स्टाइल हैं, उसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल हैं। पहला है APA स्टाइल, दूसरा है MLA स्टाइल। APA स्टाइल मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, मोस्टली यूज इन सोशल साइंस रिसर्च। APA स्टाइल जो है वो सोशल साइंस की रिसर्च में ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसमें ऑथर नेम एंड ईयर आर इम्पॉर्टेंट, मतलब ऑथर का नाम और ईयर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, रेफरेंस जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में गुप्ता डॉक्टर AK 2025, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेम, नेम का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है टाइटल के अलावे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेम, नेम का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है टाइटल को छोड़ करके। टाइटल का जो पूरा नाम होता है वो लिखाता है। मैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता एक बुक लिखा हूँ सिल्क इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया। अब इसको किसी रिसर्चर के द्वारा रेफरेंस करना हो तो वो लिखेंगे, पहला टाइटल लिखेंगे मतलब गुप्ता प्लस डॉक्टर, क्योंकि टाइटल जो है उसको छोड़कर, उसके बाद ईयर को लिखेंगे, फिर उसके बाद बुक्स का नाम लिखेंगे और बुक्स का नाम लिखने के बाद पब्लिकेशंस कहाँ से हुआ, जगह, और फिर पब्लिशर का नाम लिखें। स्टाइल जो है वो MLA है, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये जो यूज किया जाता है ह्यूमैनिस्टिक सब्जेक्ट के लिए। इसका फीचर्स क्या होता है, फोकस द ऑथर्स नेम एंड पेज नंबर, और दूसरा होता है टाइटल इज यूजुअली रिटेन इन इटैलिक। जो टाइटल यूज किया जाता है वो इटैलिक में यूज किया जाता है। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं। ये APA स्टाइल से दिखाया गया है, ये MLA स्टाइल से दिखाया गया है। यहाँ जो टाइटल है देखिएगा गुप्ता जो है फुल लिखा गया, फुल नेम, लेकिन ये इटैलिक नहीं है। लेकिन यहाँ टाइटल को इटैलिक करना है क्योंकि आपको बोला गया है टाइटल को इटैलिक करना है। साथ ही पूरा नाम लिखना है, यहाँ आपका शॉर्ट फॉर्म नाम का यूज करना है। प्लस कहता है यहाँ सिल्क का जो बुक है वो जैसे ही है वैसे ही यूज करिए। जगह का नाम लिखना है, फिर आपका पब्लिशर, फिर ईयर जो है वो सबसे लास्ट में यूज होगा, लेकिन यहाँ ईयर आपका सामने में यूज हो रहा है। APA स्टाइल और MLA स्टाइल के बीच में कुछ अंतर उसको समझते हैं। फुल फॉर्म जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जबकि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन आपका MLA का फुल फॉर्म है। इसका APA का जो यूज होता है वो सोशल साइंस और एजुकेशन तथा साइकोलॉजिकल में होता है। APA का यूज सोशल साइंस, एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल में होता है, जबकि MLA का यूज ह्यूमैनिटीज में, लिटरेचर में और आर्ट में होता है। APA में ऑथर का जो नेम और ईयर होता है, APA में जो फोकस किया जाता है वो नेम और APA में जो फोकस किया जाता है ऑथर के नेम और ईयर पे फोकस किया जाता है, जबकि MLA में ऑथर का नेम और पेज नंबर पे फोकस किया जाता है। टाइटल राइटिंग में ओनली फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज, जबकि इसमें मेजर वर्ड कैपिटलाइज किया जाता है। रेफरेंस पेज नंबर मतलब रेफरेंस किया जाता है, इसमें वर्क साइटेड किया जाता है। हम लोग आज समझे कि UGC नेट पेपर 1 में इन सभी चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया। अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर्स को पढ़ने में आसान होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कम से कम एक व्यक्ति तक शेयर कीजिए, और ऐसे टॉपिकों के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। इसके लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।